हम पिछली बारी जब मिले थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, पेलियोलिथिक से आयरन एज तक इंसान कैसे डेवलप होते गए। और उसमें हमने पिछले सेशन में बात की कि व्हाट एग्जैक्टली why would humans be able to do all of these things, why not other creation, वो क्यों नहीं कर पाए ये सब। तो वो डिस्कशन करने के बाद वी रीच्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक, अगेन रिलेटेड टू एवोल्यूशन ही फिर से है ये, इंसानियत का एवोल्यूशन कैसे हुआ। इनफैक्ट ये पहले के सारे सेशंस इसी पे हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। और फिर हम धीरे धीरे इंशाल्लाह आयरन एज से आगे निकल जाएंगे, एवोल्यूशन इन अदर टर्म्स लाइक मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, इंडस्ट्रियल, ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। ये जो अब हमने देखा इससे पहले कि हम सिंबल्स का इस्तेमाल कर पाए इंसान, और इसकी वजह से हम क्या करने लगे, वी डेवलप्ड एन एबिलिटी टू एसोसिएट इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस विद डिफरेंट एस्पेक्ट्स। हम उनको एसोसिएट करने लगे। हमने देखा व्हेन देयर इज़ लाइटनिंग, उसके कुछ ही देर बाद देयर इज़ अ थंडर। ये हमने देखा ना, एक्सपीरियंस के बाद हमको पता चला, देखो आज से 10 साल पहले भी ऐसे ही था। और क्योंकि अब हमारे पास लैंग्वेज है तो हमें हमारे बड़ों ने भी यही कहा था, तो अब हमको ये पता चल गया कि पहले लाइट होती है उसकी, फिर उसके बाद उसकी आवाज़ आती है, जो भी है वट एवर द फेनोमेना है। तो ये हमें पता चल गया। और ऐसी हज़ारों करोड़ों चीज़ें, खाना खाने से सेहत ठीक रहती है, ख़राब खाना खाने से सेहत ख़राब हो जाती है, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। ठंडा हो तो ऐसे होता है, गर्म हो तो ऐसे होता है, आग पे रखे तो चीज़ गर्म हो जाती है, गर्म हो जाए तो स्किन पे गिरे तो ऐसा फील होता है, ये तमाम चीज़ें। इन तमाम चीज़ों में हमको क्या दिखा कि व्हाट इज़ इट दैट वी आर फाइंडिंग कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मिल रही है। अच्छा, ये कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप को दरियाफ्त करना ये एक तरीके का बातिन का इल्म है, ये कांट का नॉमिना का इल्म है एक तरीके का। क्यों? क्योंकि ये जो कॉजेलिटी है ये एम्पिरिकली दिखती नहीं है। एम्पिरिकली क्या दिखता है? वन थिंग फॉलोइंग अनदर। जब हम देख रहे होते हैं हमको बस इतना दिखता है कि एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ हुई, एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हुई, ये हमको नहीं दिखती। तो एक तरीके का सारे इंसानों के पास ये वाला बातिन का इल्म तो होता ही है इतना। इट इज़ समथिंग बिहाइंड फेनोमेना। एंड नाउ दैट वी आर एबल टू डिड्यूस कॉज एंड इफेक्ट, वी आर नाउ एबल टू डू साइंस। हम साइंस कर पा रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग है ना। तो अब हम ये वाली चीज़ कर पाए, कॉज एंड इफेक्ट, एंड दैट इज़ साइंस। यही साइंस है। अब इंसान इल्म की जो इस इल्म के सफ़र पे निकल गया, क्वेस्ट फॉर नॉलेज। ह्यूमन बीइंग्स ने क्या क्या दरियाफ्त किया? एक यही ये साइंस, और दूसरा वैल्यूज़। These are the two things that started developing when we started our quest for knowledge. These are the two things we found. साइंस ने ताकत दी हमको कॉजेलिटी एस्टेब्लिश करने की, कि कॉजेलिटी का ही इल्म था साइंस, तो इसने हमारी वो मदद की। और मेथड से डेवलप करता गया वक्त के साथ कि कैसे कॉजेलिटी को एस्टेब्लिश किया जाए, कैसे इस चीज़ पे हम मुतमईन रहे कि समथिंग इज़ कॉज्ड बाय अनदर थिंग। और इसकी वजह से वी कुड एक्सप्लेन एंड देन कंट्रोल वेरियस इवेंट्स इन नेचर। इस एक फेनोमेना की वजह से हम ये चीज़ कर पाए। वैल्यूज़ ने क्या किया? साइंस ने तो हमारी ये मदद की कि हम वी वर एबल टू डिस्कवर established causality because of which we were able to control events in the nature. Values ने हमारी मदद की हमारी रिलेशनशिप को विज़ावी अदर ह्यूमन बींग्स, उसको कैसे नेविगेट करें। दैट मीन्स हमारी सोशल लाइफ को हम कैसे जिएं, ये वाला काम। अब ये देखिए, दोनों काम इनके कोर में, इनके बेस में लैंग्वेज है।
लैंग्वेज इज एट द सेंटर ऑफ बोथ ऑफ दीज. हमने देखा ना कि लैंग्वेज रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज, साइंस इज नॉलेज एंड वैल्यूज़ का नॉलेज इज नॉलेज. तो लैंग्वेज के माध्यम से, लैंग्वेज के मीन से, लैंग्वेज ही वो तरीका है, ज़रिया है जिससे हम साइंटिफिक या फिर कल्चरल डायलॉग कर पाते हैं. साइंस ही वो चीज़ है. एंड दिस लैंग्वेज इज़ अ सोशल हेरिटेज. इसमें कोई दो राय है नहीं, एक सोशल हेरिटेज है. देन इफ दैट इज़ द केस, इफ लैंग्वेज इज़ अ सोशल phenomena, if it's a social heritage and science and values depend upon language, then we can say both science and values have a social character. कह सकते हैं कि नहीं? At least that's what our author is saying. हमारे ऑथर यही कह रहे हैं, जिनको हम पढ़ रहे हैं ना, वो यही बात कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं? कि both science and values have a social character. ये बात कही ना, ये both science and values have a social character, इसकी क्या implications होंगी फर्दर अगर हम इसको एक्सेप्ट करें 2 मिनट के लिए कि ओके ठीक है, जो भी कहा, सच के सिवा कुछ नहीं कहा. तो क्या हम इस चीज़ को कैन वी एक्सपैंड इट फर्दर? व्हाट ऑल इम्प्लीकेशंस वुड इट हैव? ये जो स्टेटमेंट है ना, बोथ साइंस एंड वैल्यूज देन हैव अ सोशल कैरेक्टर, इट इम्प्लाइज कि दोनों साइंस और वैल्यूज़ ये फंडामेंटली इन्फ्लुएंस होते हैं और इनको शेप करते हैं सोशल फैक्टर्स. दिस इज़ व्हाट इट मीन्स. सुपरफिशियली ये इसका माने है, मतलब मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया, ट्रांसलेट किया एक वे में. लेकिन इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? इसके अंदर जो बात कही गई वो बहुत बड़ी है. इसका मतलब ये हुआ कि ना ही वैल्यूज़ ना ही साइंस प्योरली ऑब्जेक्टिव या यूनिवर्सल कंसेप्ट्स है. अब आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि अब तो ये थोड़ा सा मसला हो गया. एटलीस्ट साइंस डज नॉट एक्सेप्ट दैट. ये कहने का मतलब हुआ कि ऑब्जेक्टिव नहीं है, यूनिवर्सल कंसेप्ट नहीं है, तो क्या है? दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल, हिस्टोरिकल, सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट्स जिसमें वो इमर्ज होते हैं, जिसमें वो इवॉल्व होते हैं. और ये साबित करने के लिए हमारे जो ऑथर है, इन्होंने क्या आर्ग्यू किया, इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट दिया ये बात इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए? इन्होंने आर्ग्यू किया कि साइंस एक टूल है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए नेचुरल फिनोमेना की. साइंस इन्होंने किसको कहा? साइंस इन्होंने कहा साइंस इज कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशन को दरियाफ्त करना, एस्टैब्लिश करना, उसको वो साइंस है. तो साइंस एक टूल है नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए, और ये प्रोडक्ट है इंसानों की मेहनत का. जब इंसान परस्यूट ऑफ नॉलेज में निकले, उसका प्रोडक्ट क्या निकला? एक तो वैल्यूज़ का इल्म और एक साइंस का इल्म. और फिर क्या कहा इन्होंने? इसकी वजह से ये कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ विद इन ए सोशल कॉन्टेक्स्ट. कैसे? बाय यूजिंग लैंग्वेज. लैंग्वेज इन्होंने कहा एक कोर टूल है साइंटिफिक और कल्चरल कम्युनिकेशन दोनों का. मतलब वैल्यूज़ को भी कम्युनिकेट करना और साइंस को भी कम्युनिकेट करना लैंग्वेज में ही पॉसिबल है. और लैंग्वेज एक सोशल हेरिटेज है, ये सोशल नेचर को रेनफोर्स करती है, और लैंग्वेज ही साइंस का भी है, तो साइंस भी एक सोशल फिनोमेना ही है. यहाँ तक हम फॉलो कर पा रहे हैं? क्या इसकी कोई मिसाल दी जा सकती है कि कैसे साइंस का कोई सोशल कैरेक्टर होगा? इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं हम? सोचिए ज़रा इसके बारे में भी 30 सेकेंड कि कैन वी थिंक ऑफ हाउ साइंस कैन हैव सोशल कैरेक्टर. आपने पेयर रिव्यू ये तो सुना ही होगा, साइंटिफिक पेयर रिव्यू. इसमें क्या होता है? इसमें हमको ये सोशल कैरेक्टर दिख जाता है साइंस का बड़ा इजीली. जब एक साइंटिस्ट रिसर्च कंडक्ट करता है और अपनी फाइंडिंग्स को प्रोड्यूस करता है, तो टिपिकली ये कैसे होता है? वो एक साइंटिफिक जर्नल में अपनी जो फाइंडिंग्स हैं उनको पब्लिश करता है. ठीक है. जब तक वो बिफोर इट इज़ एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड, देयर इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिव्यू कि वो जो उन्होंने बोला है उस पेपर में,
उसको कोई इंसान रिव्यू करता है कि ये जो बात बोली गई है इसका मेथड जो है. सो एक्सपर्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड, जिस फील्ड में ये कोई फाइंडिंग अपनी पब्लिश करना चाह रहा है, उस फील्ड के एक्सपर्ट्स क्रिटिकली एग्जामिन करते हैं उसके मेथडोलॉजी को, इसने जो तरीका अडॉप्ट किया है, उसके रिजल्ट्स को और उसके कंक्लूजन्स को. इससे क्या इंश्योर होता है कि एक रिगरस वैलिड कंट्रीब्यूशन जो मीनिंगफुली कंट्रीब्यूट करे साइंटिफिक कम्युनिटी में वही आए जर्नल्स में. ठीक, यहाँ तक भी ये ईजी है समझना. अब पेयर रिव्यू को अगर आप ध्यान से देखें, ये एक सोशल मैकेनिज्म है. इट्स अ सोशल मैकेनिज्म दैट रिलाइज ऑन एक्सपर्टीज एंड जजमेंट ऑफ अदर साइंटिस्ट्स. ये कलेक्टिव एफर्ट है जो क्वालिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करता है साइंटिफिक नॉलेज की. जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं विच कॉन्स्टिट्यूट वैलिड रिसर्च, जो क्राइटेरिया है फॉर इवेलुएटिंग वैलिड रिसर्च, जो नॉर्म्स है साइंटिफिक डिस्कोर्स के, ये तमाम यही साइंटिफिक कम्युनिटी के शेयर्ड वैल्यूज़ और प्रैक्टिसेस से डिटरमिन होंगे. शेयर्ड वैल्यूज़ से तो एक सोशल फेनोमेना बन गया. फर्दरमोर इसके बाद जब ये साइंटिफिक नॉलेज की एक्सेप्टेंस होगी, रिकग्निशन होगी, ये भी डिपेंडेंट है हाउ वेल दैट पर्टिकुलर स्टडी अलाइंस विद दैट टाइम साइंटिफिक पैराडाइम. जो उस वक्त साइंस में हम जानते हैं, जिस साइंस को हम एक्सेप्ट करते हैं, उस साइंस के साथ किस हद तक उसका उस फील्ड में वो किस हद तक फिट होता है. एंड साइंटिफिक पैराडाइम जो ओवरऑल साइंस करने का तरीका है उस दौर का, वो हाईली इन्फ्लुएंस होता है बाय डोमिनेंट आइडियाज एंड थियरीज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ये डेमोन्स्ट्रेट करता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी अपने सोशल कॉन्टेक्स्ट में ही साइंस कर रही होती है. लेकिन नाउ दैट यू थिंक अबाउट इट, वैल्यूज और साइंस में कुछ तो फर्क है. हमने माना ये 2 मिनट के लिए, चलो हम साइंस भी लैंग्वेज में ही करते हैं, वैल्यूज़ लैंग्वेज में, कल्चर भी लैंग्वेज में, ठीक है ये माना हमने, लेकिन कुछ तो फ़र्क है भी इनमें. साइंस और वैल्यूज सेम तरीके से डिफ़र नहीं करते चाइनीज़ और अमेरिकन्स के बीच, इंडियंस और यूरोपियंस के बीच, राइट? कुछ तो गड़बड़ है ना. क्या डज लैंग्वेज affect values and science in the same way? Can it even be? हाँ, चले ये मानने को 2 मिनट के लिए हम तैयार हैं कि साइंस पे लैंग्वेज का इफेक्ट है, साइंस का भी एक सोशल एस्पेक्ट है, ठीक है. लेकिन इज नॉट साइंस मच मोर ऑब्जेक्टिव देन वैल्यूज? क्या हम इस पैराग्राफ से यही समझे जो इन्होंने कहा है कि साइंटिफिक ट्रुथ्स भी उतने ही रिलेटिव हैं जितने वैल्यूज़ हैं, बिकॉज बोथ आर बेस्ड ऑन लैंग्वेज? क्या फिलॉसफी ऑफ साइंस या फिलोसफर्स ऑफ साइंस इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? वुड दे नॉट पुश अगेंस्ट इट कि नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, हम नहीं है वैल्यूज़ की तरह, बस क्या हमने मान लिया कोई चीज़. हाँ, these are some important aspects of what we are discussing right now, which bring us to very serious discussion about distinctions between science, values and language itself. लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए, येट जिस तरीके से वैल्यूज़ को इम्पैक्ट करती है वो सेम नहीं है साइंस के लिए भी. ये समझना बड़ा ज़रूरी है सो दैट वी अवॉइड अदर पिटफॉल्स, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड साइंस द वे साइंटिस्ट्स अंडरस्टैंड इट. आप खुद के साथ ही प्रोपेगेंडा करें तो फिर पढ़ने का फ़ायदा क्या? देयर इज़ नो रीज़न फॉर अंडरगोइंग दिस स्टडी, वेस्टिंग योर टाइम, है ना. तो साइंस और लैंग्वेज का इंटरफेस अगर हम देखें, लैंग्वेज एक बड़ा क्रूशल टूल है साइंटिफिक आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने के लिए, साइंटिफिक थ्योरी को कम्युनिकेट करने के लिए, डिस्कवरीज को कम्युनिकेट करेंगे कैसे कम्युनिकेट? ऐसे थोड़ी मन में आपने सोचा कि हाँ ठीक है हो गया, ऐसे नहीं चलता. यू हैव टू कम्युनिकेट इट इन वर्ड्स. तो ये लैंग्वेज ही पॉसिबल बनाती है साइंटिस्ट्स के लिए कि वो अपने काम को शेयर कर सके,
वो एग्जिस्टिंग नॉलेज पे बिल्ड कर सके और वो अपने पेयर्स के साथ कोलैबोरेट कर सके। यहाँ तक कि कोई मुश्किल नहीं है समझना कि लैंग्वेज इतना रोल तो अदा करती है साइंस में। वैल्यूज़ की दुनिया में वैल्यूज़ तो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं लैंग्वेज से, कल्चर से। खैर, साइंस में एक डिफरेंस है, लेकिन साइंस में जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं साइंटिफिक इंक्वायरी के, जैसे एम्पिरिकल एविडेंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, पीयर रिव्यू, ये एक फ्रेमवर्क देते हैं जो मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं लिंग्विस्टिक और कल्चरल बायसेस को। चाइनीज़ बायस, इंडियन बायस, अमेरिकन बायस, यूरोपियन बायस, अफ्रीकन बायस, इसको मिनिमाइज करने के मेथड्स बताती है साइंस साइमल्टेनियसली। साइंटिफिक मेथड कोशिश करता है कि जिस हद तक हो सके ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन हो, and it aims to establish facts that hold true regardless of the language used to describe them. तो साइंटिफिक फैक्ट चेंज नहीं होगा अगर वो चाइनीज़ में बोला गया है, अगर वो हिंदी में बोला गया, अरबिक में बोला गया, wouldn't change. वैल्यूज़ का डिपेंडेंस कल्चर पे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जैसे सोशल हायरार्की लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जैसे मैं अपने बारे में मैं और हम दोनों यूज़ कर सकता हूँ, ठीक। आई कैन से मैं या हम, आई कैन से तू, तुम और आप। ये नुआंस इंग्लिश में नहीं है पॉसिबल। इंग्लिश में इट्स यू, वेदर इट इज़ तू और वेदर इट इज़ तुम और वेदर इट इज़ आप। तो लैंग्वेज का डायरेक्ट वैल्यू पे इफेक्ट पड़ गया, वहाँ पे वैल्यू ही नहीं है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिफरेंट वर्ड्स, कंसेप्ट्स, नुआंसेस जो एथिकल और मॉरल बिलीफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कल्चरल नॉर्म्स और सोसाइटल वैल्यूज़ वो हमारी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करती है। व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ जस्टिस, ह्यूमन डिग्निटी किसको कहेंगे, ये तमाम लैंग्वेज के साथ कनेक्टेड है। साइंटिफिक थियरीज और मॉडल्स इन्फ्लुएंस तो है लैंग्वेज से, इन्फ्लुएंस तो है पैराडाइम क्या है उस वक्त साइंटिफिक कम्युनिटी की, बट दे आर सब्जेक्टेड टू दिस एम्पेरिकल वेरिफिकेशन, वैलिडेशन। तो चाहे फिर वो चाइनीज़ ने निकाला है उसको यूएस वाले भी कर सकते हैं वेरीफाई। साइंटिफिक क्लेम को आप लैब में टेस्ट कर सकते हैं, चाहे फिर वो आप कश्मीर में करें या कन्याकुमारी में करें। आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, फॉल्सिफाई कर सकते हैं बाय एक्सपेरिमेंटिंग एंड एविडेंस। ये इसको डिस्टिंग्विश करता है प्योरली लिंग्विस्टिक कंस्ट्रक्ट से। और फिलोसफर्स ऑफ साइंस भी लगभग यही बात कहेंगे। उनमें से जो हार्डलाइनर्स होंगे वो नहीं एक्नॉलेज करेंगे सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट साइंस का। दे वुड हैव रीजंस टू आर्ग्यू अगेंस्ट इट एंड वी वुड लुक एट those things as well, because we are not taking any sides. Maybe they are right, but by and large philosophy of science would acknowledge the social and cultural context जिसमें knowledge produce हो रही है। Yet at the same time we would have to depart from what our book is saying, that it seeks to establish criteria for distinguishing between valid scientific knowledge and mere linguistic or cultural conventions. Philosophy of science इसमें जाएगी। Philosophers of science debate करते हैं questions of objectivity, realism and nature of truth. That is true. But they are always gearing into that direction, जहाँ पे objectivity maintain हो। हमारे पास सवाल है कि why would language affect science at all? Because sun and earth moves around sun. अब इस पे लैंग्वेज क्यों असर डालेगी ही एट ऑल? कि अगर हिंदी में बोले तो कुछ और है, पुश्तो में बोले तो कुछ और है, अरबिक में बोले तो कुछ और है। जब हम वैल्यूज़ और साइंस की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि इनका सोशल कैरेक्टर है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज अंडरलाइंग देम, आर वी नॉट रॉन्ग एक्चुअली? क्योंकि लैंग्वेज है ही नहीं साइंस के अंडर। हमने बोला वैल्यूज़ में ये मसला आता है, वाई? बिकॉज कंस्ट्रक्टेड इन लैंग्वेज।
हमने बोला साइंस में मसला आता है, वाई? बिकॉज कंस्ट्रक्टेड इन लैंग्वेज। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम कहें कि साइंस तो है ही नहीं कंस्ट्रक्टेड ऑन सोशल फेनोमेना ऑफ लैंग्वेज, अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस पे है साइंस कंस्ट्रक्टेड? इट्स कंस्ट्रक्टेड ऑन मैथमेटिक्स, जो ऑब्जेक्टिव है। या तो फिर आपको करना पड़ेगा आर्ग्यू कि मैथ्स भी ऑब्जेक्टिव नहीं है। लेकिन हमने अभी अभी मिसालें देखी ना, पेयर रिव्यू, या फिर जब आप साइंटिफिक कोई ट्रूथ बोलते हैं, आप अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, कश्मीरी में बोलते हैं, लैंग्वेज का तो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर ध्यान दें, जब हम साइंस कहते हैं, वी मीन द ऑब्जर्वेशन एंड द मैथमेटिक्स, वी डोंट मीन द इंग्लिश और द चाइनीज विच यू यूज टू राइट द पेपर। दैट इज नॉट साइंस. The science is exactly that part of the paper which includes observations and mathematics. कहने का मतलब आप रिजल्ट्स अंग्रेजी में लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल साइंस जो हुई है उसके अंदर वो मैथमेटिकल है और एम्पिरिकल है, इसीलिए एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रियलिटीज. एंड इफ इट इज एब्सोल्युटली डिवॉइड ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रियलिटीज साइंस, देन इट डज नॉट हैव अ सोशल कैरेक्टर. इट्स अ टफ काउंटर क्वेश्चन, है ना? इट्स अ गुड काउंटर क्वेश्चन. अभी तक जो हमने थीसिस एस्टैब्लिश की थी, ये उसकी एंटीथेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंटीथेसिस है. और when we look at it as an outsider, there is no doubt that mathematics is a universal language of science. और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि मैथमेटिक्स हाईली ऑब्जेक्टिव है, इनमें कोई दो राय नहीं है. एक मैथमेटिक्स हमको प्रीसाइज और कंसिस्टेंट फ्रेमवर्क देता है जिससे हम फॉर्मुलेट करते, टेस्ट करते, कम्युनिकेट करते हैं साइंटिफिक थियरीज को, मॉडल्स को. और दूसरा क्या करता है मैथमेटिक्स? इट रिमूव्स ऑल एम्बिगिटी. 1 + 1 = 2. ये आप चाइनीज़ भी बताए, हिंदुस्तानी भी बताए, इसमें कोई एम्बिगिटी भी नहीं रहेगी और कल्चरल डिफरेंसेस भी इसके अंदर नहीं आ पाएंगे. इसको समझना भी, देखिए, तू, तुम और आप, ये तो हम समझ जाएंगे. जब हमारे यहाँ हमको कोई एड्रेस करेगा तू करके, आप करके, तो हम समझ जाएंगे रेस्पेक्ट दे रहा है, नहीं दे रहा है, ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे. बट क्रॉस कल्चरल डिफरेंसेस को नेविगेट करना इसी वजह से मुश्किल होता है, क्योंकि नहीं पता होता लोगों का सिंटेक्स कि कैसे बिहेव करना है, किस मामले में क्या करना है. गिफ्ट किसी ने दिया उसी वक्त खोलना है या घर जाके खोलना है. तो ये तमाम चीज़ें, अपने टीचर को फर्स्ट नेम से बुलाना है या नाम नहीं लेना है, तो ये हमको देखना पड़ता है उन सारी चीज़ में. तो कभी कभार कल्चरल शॉक्स हो जाते हैं इंसानों को कि इसने मेरे साथ कैसे बिहेव किया, जबकि उनके लिए वो नॉर्मल बिहेवियर होता है. अब मैथमेटिक्स में जब आप रिजल्ट कोई इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, चाहे फिर वो चाइना में कर रहा हो, इंडिया में कर रहा हो, वो कोई भी पढ़े कहीं पे भी, उसको उसमें कल्चरल एम्बिगिटी नहीं दिखेगी कि ये पता नहीं चाइना में ये कैसे करते होंगे इसको. ऐसा नहीं है. देन इजंट आवर थीसिस रॉन्ग कि साइंस सोशल कैरेक्टर रखता है? ये थीसिस गलत है. तब लेट्स डिग अ लिटिल डीपर नाउ. It's very important that we remember जो process which leads to that mathematics. अब जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, जिस मैथमेटिकल इक्वेशन की आप बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है, इसको दिस इज सेटल्ड नाउ, एटलीस्ट फॉर आवर डिस्कशन इट इज सेटल्ड. बट उससे पहले जो हुआ उसका क्या? मैथमेटिक्स से पहले व्हाट लेड टू दैट मैथमेटिक्स, उसको क्या हम ब्रश अंडर द कारपेट करें? ये ऐसी बात होगी, आप आर्ग्यू कर रहे हैं कि हमारे नेशनल क्रिकेट टीम की सिलेक्शन में बड़ी धांधली होती है, बड़ी चोरी होती है, और हाई कमेटी बिठाई गई है और आपको बुलाया गया कि प्रूव योर केस. तो आप किसी का नाम बोल देते हैं, आप बोलते हैं ये देखो खालिद भट्ट, ये कैसे सिलेक्ट हो गया? ये तो बिकॉज ही इज़ द कज़न ऑफ चीफ सिलेक्टर, इसीलिए टीम में आ गया. वो निकालते हैं खालिद भट्ट के स्टैट्स. खालिद भट्ट एवरेजेस मोर देन 50. किसी मैच में इन्होंने 40 से कम स्कोर किया ही नहीं है. आप खामोश. आप एक और आर्गुमेंट देते हैं, आप कहते हैं कि ये देखे आमिर साहब, ये क्या, ये चीफ सिलेक्टर का कोई रिश्तेदार है और ये आ गया टीम में. वो कहते हैं देखे एवरेज इनकी इकॉनमी 2.5 से ऊपर कभी गई ही नहीं है. इनका ये रिकॉर्ड दिखा रहे हैं इन सारे प्लेयर्स का आपको. एवरीवन इज लाइक मार्वेलस रिकॉर्ड.
तो क्या आप केस हार गए? सपोज यू आर्ग्यू कि मुझे दिखाइए खालिद भट्ट जब टीम में आए किस बलबूते पे। मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ कि इनकी एवरेज 50 है, मैं भी क्रिकेट मैच देखता हूँ, रोज़ ये 100 करते हैं। जब इन पे कोचेस ने किया काम 2 साल 3 साल, अभी प्लेयर बन गया। इस वक्त के खालिद भट्ट में नहीं है डिस्कशन है जब ये टीम में आए थे उस वक्त कैसे आए। इनका फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड दिखाएं, वहाँ देखा कि इन्होंने तो फर्स्ट क्लास खेला ही नहीं है। इनका रणजी का दिखाया रिकॉर्ड, देखा कि रणजी भी नहीं खेली है। ऐसा हो सकता है ना इन हाइपोथेटिकल सिनेरियो। सो दैट्स व्हाट इज बीइंग आस्क्ड कि यस मैथमेटिक्स इज ऑब्जेक्टिव, बट व्हाट हैपन्स बिफोर मैथमेटिक्स? एंड देन द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स आफ्टर मैथमेटिक्स? मैथमेटिक्स इक्वेशन तो सॉल्व हुई, उसने फाइनली नंबर्स में रिजल्ट दिया। नंबर्स को ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कहने का मतलब इंटरप्रिटेशन। क्या इंटरप्रिटेशन भी सोशल इन्फ्लुएंस से खाली है? टर्न्स आउट नॉट दैट मच एज वी वुड लाइक इट टू बी। कैसे? मैथमेटिक्स से पहले क्या होता है? वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स साइंटिफिक स्टडी मैथमेटिकल स्टेज पे पहुंचे, अक्सर वो उससे पहले हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन वाले स्टेज पे होता है। Researchers often would start with some conceptual ideas, and these conceptual ideas, they are shaped, they are influenced by their cultural background, by their personal experiences, by the existing body of literature. ये conceptual ideas, these are initially expressed in natural language. ये mathematical नहीं होते। फिर एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन और डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन, सिलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इन सब में सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं। ये चॉइसेस भी इन्फ्लुएंस होती है साइंटिस्ट के बैकग्राउंड से, उसके एजुकेशन से, प्रिवेलिंग साइंटिफिक पैराडाइम से। ये तीसरी बार ये टर्म आ गई, साइंटिफिक पैराडाइम। फिर क्या होता है? ये साइंटिफिक कम्युनिटी एज अ होल, जो इसकी शेयर्ड नॉर्म्स हैं, शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस हैं, ये बड़ा सिग्निफिकेंट रोल करते हैं अदा इन शेपिंग व्हाट रिसर्च इज़ कंसिडर्ड वैलिड, व्हाट रिसर्च इज़ कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, पीयर रिव्यू। और ये पूरा सिस्टम इट्स एम्बेडेड विद इन लार्जर सोशल context. And then, even though this science may be mathematical, its communication through natural language is done in scientific papers and presentations. The choice of words, the framing of arguments, the presentation of results, ये सारा influence होता है by cultural and social factors. तो इस छोटे से डिस्कशन से हमको क्या पता चला कि मैथमेटिक्स डेफिनेटली प्रोवाइड्स रिगरस एंड ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक इंक्वायरी। येट हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि पूरा साइंटिफिक प्रोसेस जो है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन से इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट तक, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट से उनके कम्युनिकेशन तक, दिस ऑल टेक्स प्लेस इन अ सोशल कंटेक्स्ट। ये वैक्यूम में नहीं होता। और सोशल कंटेक्स्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है वो क्वेश्चंस जो क्वेश्चन साइंटिस्ट पूछते हैं, जिन क्वेश्चंस को वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिन मेथड्स को वो एम्प्लॉय करते हैं, और जिस लैंग्वेज में वो अपने रिजल्ट्स को कम्युनिकेट करते हैं। सो व्हाइल मैथमेटिक्स itself is objective, but it is used in a highly subjective social fabric में। हमने यहाँ पे बात की और ये 4-5 बार ये टर्म आई, पैराडाइम ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी। तो पैराडाइम, ये व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में बात हो रही है जब ये बार बार पैराडाइम करे जा रहे हैं? व्हाट इज बीइंग सेड? पैराडाइम्स ऑफ साइंटिफिक कम्युनिटी, वी कैन ट्रेस दिस काइंड ऑफ वोकेबलरी टू अ वेरी फेमस फिलोसोफर जिनका नाम थॉमस कुहन था, KUHN, कुहन। बहुत बड़ी हस्ती, बहुत मशहूर हस्ती, बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल हस्ती। इनका वर्क, शायद उसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ साइंटिफिक रेवोल्यूशंस है।
अभी रेवोल्यूशन से ही आपको थोड़ा कुछ तो हिंट मिलना चाहिए कि ये पैराडाइम क्या होता होगा। रेवोल्यूशन के बाद व्हाट वाज देयर हैज़ चेंज्ड कम्प्लीटली। तो हम रेवोल्यूशन से पहले वाले को एक पैराडाइम मानते हैं, रेवोल्यूशन के बाद वाले को दूसरा पैराडाइम मानते हैं। तो इनका जो ये वर्क था, इसने इंट्रोड्यूस किया द आइडिया दैट ये जो साइंटिफिक नॉलेज होता है ये वैसे नहीं होता जैसे लोग समझते हैं इसको, लीनियर एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, अब नया फैक्ट जुड़ गया इसमें, एक और नई बात जुड़ गई और साइंस बढ़ता गया आगे। ऐसे नहीं होता है। साइंटिफिक नॉलेज डज नॉट ग्रो इन अ लीनियर फैशन, इट प्रोग्रेसेस थ्रू पीरियड्स ऑफ, ये क्वांटाइज्ड है। दैट मीन्स ये स्टेप फंक्शन की तरह काम करता है कि 1 के बाद डायरेक्ट 2, 1.1, 1.2, 1.3 नहीं। there is some time you spend in a paradigm, then that paradigm is entirely discarded and then there is a break and then you take the new paradigm. ऐसे होता है। So there are periods of normal science जहाँ पे एक dominant paradigm होती है और फिर revolutionary shift आता है जिसमें paradigm ही shift हो जाती है। कोहन आर्ग्यू करते हैं कि जब नॉर्मल साइंस वाला पीरियड होगा, साइंस उस वक्त और साइंटिस्ट उस वक्त के उसी पैराडाइम में, एस्टेब्लिश्ड पैराडाइम में अपना पूरा काम कर रहे होते हैं। जो उस वक्त की एग्जिस्टिंग थियरीज होंगी, मॉडल्स होंगे, मेथड्स होंगे, उन्हीं को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और छोटे छोटे इंक्रीमेंटल एडवांसेस साइंस में होते रहते हैं। फिर एक वक्त आता है कि पैराडाइम शिफ्ट हो जाती है कम्प्लीटली। ये कब होता है? जब एनोमलीज और कॉन्ट्रडिक्शंस एक्यूमुलेट होते जाते हैं वक्त के साथ एग्जिस्टिंग पैराडाइम में, विच लीड्स टू ए क्राइसिस सिचुएशन। क्राइसिस इन द सेंस कि पैराडाइम उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाती है कि ये हो क्या रहा है, और ये क्राइसिस इवेंचुअली रीड्स इन ए रेवोल्यूशनरी शिफ्ट टू ए न्यू पैराडाइम कम्प्लीटली। और ये जो ट्रांजिशन होता है, इट इज़ accompanied बाय ए change in fundamental assumptions, fundamental methodologies and even in the complete world view of the scientists. पूरा हम इसको ये समझ रहे थे, ये तो वो निकला, ये तो क्या कहते हैं उसमें वो फिर हेरा फेरी में, मैं इसको क्या समझता था, ये तो भगवान निकला। तो ये वैसे होता है। एंड देन कोहन आर्ग्यूज कि ये पैराडाइम्स इतनी डिफरेंट होती है, ये इतनी डिफरेंट होती है अपनी अंडरलाइन एजम्पशंस में, अपने फ्रेमवर्क में, कि ये एक दूसरे से हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर और ट्रांसलेट कॉन्सेप्ट्स ऑफ वन पैराडाइम इनटू अनदर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एनालिसिस है। अगर ये सही है तो हमारी बात का काफ़ी एविडेंस मिल गया था कि साइंस कम से कम पैराडाइम के मामले में तो रिलेटिव हो गया कि this science holds in this paradigm and what if the paradigm changes tomorrow, science would change its colors. इसको मिसाल से समझते हैं। थिंक ऑफ कॉपरनिकन रेवोल्यूशन, ये पैराडाइम शिफ्ट है साइंस में। कॉपरनिकस, इनसे पहले जियोसेंट्रिक मॉडल, जियोसेंट्रिक बोले तो अर्थ एट द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ये प्रिवेलिंग पैराडाइम थी। साइंटिस्ट जो भी काम कर रहे थे इसी पैराडाइम में कर रहे थे, जो भी फाइंडिंग उनको मिलती थी वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते थे इसी पैराडाइम में। कॉपरनिकस आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हम ऐसे देखेंगे ही नहीं चीज़ को, वी लुक एट इट फ्रॉम ए डिफरेंट पर्सपेक्टिव। विच पर्सपेक्टिव? सन एट द सेंटर, हीलियोसेंट्रिक। अब आगे सूर्य देव सेंटर में। दिस इनिशिएटेड ए पैराडाइम शिफ्ट इन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोलर सिस्टम। अनदर एग्जाम्पल, क्वांटम मैकेनिक्स। हम क्लासिकल फिज़िक्स से क्वांटम मैकेनिक्स में शिफ्ट हो गए 20वीं सदी में, एंड दिस वाज अ सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट। वेव पार्टिकल डुअलिटी, नॉन लोकेलिटी, ये तमाम चीज़ें, दीज चैलेंज क्लासिकल नोशंस ऑफ डिटर्मिनिज्म एंड कॉजेलिटी। बायोलॉजी में डार्विनिज्म, डार्विन की जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन है, इसने चैलेंज किया उस वक्त तक के स्पॉन्टेनियस क्रिएशनिज्म को। This led to a paradigm shift in our understanding of diversity, human life की development, ये तमाम चीज़ें। इनमें से let's concentrate on this geocentric model for a while to understand कि ये paradigm shift क्या होता है।
कॉपरनिकन रेवोल्यूशन को हम देखते हैं। जियोसेंट्रिक मॉडल इज बेस्ड ऑन टोलमेक सिस्टम। टोलमी एक बड़ी मशहूर बहुत बड़ी हस्ती है, ग्रीक हस्ती है ये। तो इन्हीं के सिस्टम को फर्दर डेवलप होते होते कॉपरनिकस तक यही सिस्टम इन वन फॉर्म और अनदर चलता गया। ये प्रिवेलिंग कॉस्मोलॉजिकल मॉडल था एंशिएंट और मिडिवल दोनों टाइम्स में। इस सिस्टम के हिसाब से अर्थ सेंटर में है और तमाम सेलेशियल बॉडीज अर्थ के अराउंड घूमती है, सन, प्लैनेट एट्सेट्रा। तो अब क्या हो रहा है मसला, हम देख रहे हैं कि सन इज राइजिंग एंड देन इट मूव्स, फिर ये ऑन टॉप ऑफ आवर हेड है, देन इट मूव्स टू अनदर एक्सट्रीम, और फिर अगले दिन फिर से आता है, फिर से ये करता है। तो हम क्या करते हैं डिड्यूस, हम कहते हैं कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। हम पूरी दुनिया के तारे देखते हैं, तारे भी यही फॉर्म लेते हैं। स्टार्स जो हम देखते हैं रात को, तो स्टार्स की भी डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसे ही चलती रहती है। अगले दिन फिर से दूसरे साइड से निकलता है, दूसरे साइड सेट होता है। जैसे सन सेट होता है, सनराइज होता है, ऐसे स्टार्स का भी सनराइज सनसेट होता है, स्टार राइज स्टार सेट होता है। तो क्या कंक्लूड किया हमने कि ये भी हमारे अराउंड घूम रहे हैं। अच्छा, हमने एक बॉडी देखी, ये प्लैनेट है। जुपिटर हमने देख लिया मान लीजिए, या मार्स हमने देख लिया। मार्स हमने देखा तो हमने क्या बोला, हमने बोला ये देखो मार्स कैसे घूम रहा है अर्थ के अराउंड। ठीक है, हो गया ये वाला मसला भी। इसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है समझना। अगर आप देखें कि मार्स भी घूम रहा है, मान लीजिए मार्स घूमता है पूरे सन के अराउंड, वो से 150 दिन में घूमता है। अर्थ टेक्स 365 डेज। तो मार्स वुड पास अस, फिर आएगा दूसरे साइड से, 150 दिन गुजरे होंगे और ये इट वुड अगेन पास अस। तो ये बार बार हमको उसी डायरेक्शन में पास करेगा। 2 मिनट के लिए भूल जाए सन को, मून को, वीनस को, मर्करी को, सिर्फ मार्स और अर्थ का आप ये देखे, है ना, जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे हैं। सो यू वुड सी मार्स अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ठीक, यहाँ तक भी ठीक है। बट नाउ स्टार्ट लुकिंग एट अ प्लैनेट विच इज़ आफ्टर मार्स। और अगर हम यही ऑब्जर्वेशन वीनस के बारे में करते तो हमको क्या दिखता, हमको कुछ एनोमलीज दिखती। क्या दिखता हमको दिखता, मान लीजिए मार्स के बाद कोई और प्लैनेट है जो हमको पता है, से जुपिटर। और जुपिटर क्या करता है, जुपिटर से मार्स से स्लो है। से जुपिटर टेक्स 150 के बदले से it takes 350 days. So what would happen? Mars निकला, so we are looking at Mars and towards, मान लीजिए फ्लैट सरफेस पे है, राइट साइड ऑफ अस इज जुपिटर। और अब मार्स पास कर लिया अर्थ को, जुपिटर इज स्टिल ऑन द राइट, चल रहा है, मार्स आ गया। जुपिटर इज नाउ मूव टुवर्ड्स आवर लेफ्ट, मार्स इज ऑन आवर राइट, एंड देन मार्स वुड अगेन ओवरटेक इट। तो हमको नाइट स्काई में ये कैसा दिखेगा, हमको नाइट स्काई में ये दिखेगा एज इफ जुपिटर थोड़ी देर के लिए वापस चला गया और फिर वापस आ गया। इसको पिक्चराइज करना और मेरे लिए डिस्क्राइब करना और ऑडियो इज़ डिफ़िकल्ट, लेकिन इफ़ यू वांट टू फाइंड इट यू कैन सिंपली गूगल एपिसाइकल्स and retrograde motion of planets. So this is the problem they were facing, कि why are these planets seeming to be moving back and then coming back? तो ये क्यों हो रहा है? ऐसे ही जब आप वीनस और मरकरी को देखते आपको यही दिखता कि ये क्यों हो रहा है, and they would draw highly complex orbits of planets which are accurate. अगर अर्थ सेंटर है तो वो मॉडल एक्यूरेट है, दिक्कत नहीं है तब। तो कॉपरनिकस आते हैं कि इंस्टेड लेट्स डिस्क्राइब इट दिस वे। ही प्रपोज्ड, ये 16वीं सदी की बात है, कि सन को हम सेंटर लेते हैं सोलर सिस्टम का। नाउ सन सेंटर्ड यूनिवर्स, प्लेनेटरी मोशन में अब ये रेट्रोग्रेड मोशन को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ए हाईली सिंप्लीफाइड प्लेनेटरी मॉडल। सर्कुलर ऑर्बिट्स रिटेन हो गए लेकिन एपिसाइकल्स रिमूव हो गए। अब इसका इम्पैक्ट साइंटिफिक ट्रुथ्स पे अमेजिंग, कॉस्मोलॉजी को इसने रेवोल्यूशनाइज कर गया। हमारी मैथमेटिकल इक्वेशन सिंपल हो गई, एलिगेंट हो गई, और प्लैनेट्स के मोशंस भी एक्सप्लेन हो गए। ट्रेडिशनल बिलीफ्स इससे चैलेंज हो गए। रिलीजियस और फिलोसॉफिकल पैराडाइम्स तो उस वक्त की थी, मैन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, वो चेंज हो गया।
तुम तो एक स्पेक ऑफ डस्ट पे ऐसे ही घूम रहे हो बाकी सब की तरह. लॉन्ग हेल्ड बिलीव्स वर चैलेंज. गैलीलियो की जो ऑब्जर्वेशंस थी थ्रू हिज टेलीस्कोप, उसने एम्पिरिकल एविडेंस भी दिखाई इस चीज़ की. उन्होंने ऑब्जर्व किए फेजेस ऑफ वेनस, मून्स ऑफ जुपिटर, सन स्पॉट्स, एंड ही सेड हेलियोसेंट्रिक सिस्टम के साथ ये सारा कंसिस्टेंट है. So, Copernican revolution played a crucial role in development of modern science. It emphasized कि empirical evidence और mathematical modeling ये ग्राउंड वर्क है साइंटिफिक मेथड का, और बाद में फिर इसी को हमने किया. तो ये पैराडाइम दिखाता है. सो दिस कॉपरनिकन रेवोल्यूशन शोज ए पैराडाइम शिफ्ट इन साइंस. बट द क्वेश्चन स्टिल इज हाउ डज दिस हैव सोशल कैरेक्टर. हमको दोनों साइड इक्वली देखने हैं. इसमें सोशल कैरेक्टर कहाँ पे है? ये तो इंडिपेंडेंटली ऑफ सोशल कैरेक्टर हो रहा है. सो थिंक अबाउट इट. टेक 30 seconds and think, how can this have social character? कॉपरनिकन रेवोल्यूशन मार्स पे हुआ क्या? नहीं, ये अर्थ पे ही हुआ. There was a community of scholars, astronomers, mathematicians, philosophers who were engaged in intellectual exchange and debate. ये इंडिविजुअल्स अपने आइडियाज शेयर करते थे, एक दूसरे के वर्क को क्रिटिक कर रहे थे. They were collectively contributing to the development and acceptance of this or rejecting it. तो फिर से कम्युनिटी आ गई. हेलियोसेंट्रिक मॉडल की एक्सेप्टेंस ने डीपली हेल्ड रिलीजियस और फिलोसॉफिकल बिलीफ को चैलेंज किया. इसका एक सिग्निफिकेंट सोशल और कल्चरल इम्प्लीकेशन है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रेडिशनल वे ऑफ थिंकिंग को चैलेंज कर रहा है. इसने डायरेक्टली कैथलिक चर्च और रिलीजियस अथॉरिटी के खिलाफ खड़ा कर दिया, कन्फ्लिक्ट में लाया पीपल लाइक गैलीलियो उनको, एंड दे हैड टू सफ़र परसिक्यूशन बाय इंक्विजिशन. इसका एक्सेप्टेंस, इसने पैराडाइम शिफ्ट लाया. हाउ पीपल व्यू नॉट जस्ट यूनिवर्स, हाउ दे व्यू देयर फेथ. वो मजहब को ही कैसे देखने लगे. और ये जो शिफ्ट इन वर्ल्ड व्यू है, ये कल्चरल और फिलोसॉफिकल रेमिफिकेशन रखता है. ये सिर्फ साइंस में रहा ही नहीं. कॉपरनिकन रेवोल्यूशन के फैलने के बाद हमको कुछ वक्त में ही प्रिंटिंग प्रेस की डेवलपमेंट दिखती है, और उसकी वजह से साइंटिफिक लिटरेचर आवाम में आ गया. अब आवाम में एक ऐसे बयान हुआ, नॉट एज मॉडल. ऐसे नहीं हुआ कि प्लैनेट्स आर मूविंग अराउंड अर्थ एंड नाउ वी नो दे आर नॉट मूविंग अराउंड अर्थ, दे आर मूविंग अराउंड सन. Otherwise, both of these are models. You can take any other model and start explaining what is moving around what. Maybe nothing is moving around nothing, they are just moving. लेकिन जो लैंग्वेज यूज़ हुई उसने क्या कर दिया, उसने अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट ये कह रहा था कि सन मूव्स अराउंड अर्थ, उसने उसको गलत साबित कर दिया, उसके खुदा को गलत साबित कर दिया, उसके पैगंबर को गलत साबित कर दिया. लैंग्वेज इस्तेमाल जो हुई उससे. इसने एजुकेशन और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को तब्दील कर दिया. करिकुलम चेंज हो गया. रीवैल्यूएशन ऑफ एंटायर एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी दैट नीडेड टू बी डन. और इसकी भी सोसाइटल इम्प्लीकेशंस होगी. अब इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को चर्च कंट्रोल से अलग होना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें डिबेट अबाउट, एंड इन व्हेन वी सम अप ऑल ऑफ दिस वी सी दैट कॉपरनिकन रेवोल्यूशन डेमोन्स्ट्रेट्स के साइंटिफिक नॉलेज सोशल, कल्चरल और इंटेलेक्चुअल मिलिeu से सेपरेटेड होती ही नहीं है कभी. चाहे ये उससे प्रोड्यूस भी ना हुई हो तब भी ये उसी पे असर डालेगी फाइनली. अदरवाइज जंगल में मोर ना जाए किसने देखा. कॉपरनिकस ने बात कही होती वहीं पे रह गई होती. लेकिन इसने क्या कर दिया, अगर कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर ये कह रहा है कि सन मूव्स अराउंड अर्थ, उसको गलत साबित कर दिया. उसका खुदा गलत साबित हुआ. आपकी मान लीजिए वो 4000 साल पुराना रिलीजन है, 4000 साल के एडेरेंट्स गलत है उस मामले में. उस पर बेस्ड आपका पूरा कल्चर ही गलत है. And this would involve interactions and conflicts and collaboration among lot of institutions. इसको और मिसाल से समझते हैं. Take for example Newtonian physics and then Albert Einstein's theory of special relativity. Newtonian physics, सर आइजक न्यूटन बहुत बड़ी हस्ती 17वीं सदी के, शायद इनसे बड़ा साइंटिस्ट कभी प्रोड्यूस ही नहीं हुआ.
बड़ा कॉम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क मैकेनिक्स कैसी चीज़ें मूव करती है इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए। 3 लॉज ऑफ मोशन है, एक लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है, ये इसके सेंटर में है। इससे कुछ नतीजे जो हम दरियाफ्त करते हैं वो है कि स्पेस और टाइम एब्सोल्यूट है, मास और एनर्जी कंजर्व्ड है, ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर डिटर्मिनिस्टिक है और प्रिडिक्टेबल है। ये इससे हमको पता चलता है। बहुत सारी चीज़ें और पता चलती है फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन। इन कम्स एल्बर्ट आइंस्टाइन, थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल रिलेटिविटी की थियरी 1905 के आसपास आई थी। इसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया हमारे स्पेस, टाइम और मोशन तीनों चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग को। ये हजरत के आने के बाद क्या हुआ कि नेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट द वे न्यूटोनियन क्लासिकल मैकेनिक्स वाज सेइंग, इट इज़ रिलेटिव। इस थियरी ने कंसेप्ट ऑफ स्पेस टाइम एज एन इंटरवाइंड 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम ये हमारे सामने पेश किया। एंड इसकी मेजरमेंट्स दे आर रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये नई बात कर दी, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट माना तमाम ऑब्जर्वर्स के लिए, वट एवर इज़ द रिलेटिव मोशन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बेहद इंटरेस्टिंग है। ये एक बात जो कह दी, ये आपका पूरा वो माइंड ब्लो कर देगा। वो कानों से वो धुआं निकलना चाहिए इसको देखने के बाद। Someone is traveling towards you 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यू आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स हिम 2 किलोमीटर की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से। रिलेटिव स्पीड क्या है आप दोनों की? रिलेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर यू आर मूविंग एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस। आपको अगर 2 किलोमीटर दूर जाना था, वो वहाँ से डिस्टेंस आप दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का था, अगर वो नहीं चलता तो आपको 1 घंटा लगना था, 1 घंटा लगना था, बिकॉज यू आर मूविंग 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आप नहीं चलते, वो चलता, तो उसको भी 1 घंटा लगना था। लेकिन जब वो चला, आप भी चले, तो आप आधे घंटे में ही मिले। डिस्टेंस उतना ही है, आप आधे ही घंटे में मिले। दैट इज स्पीड वॉज रिलेटिव टर्म्स में 4 किलोमीटर पर आवर, इसीलिए आपको आधा ही टाइम लगा। सारी जितनी भी आपके आसपास की हैपनिंग्स है आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते क्लासिकल मैकेनिक्स। बट कंसिडर दिस सिचुएशन, इस वाली सिचुएशन में आप सोचे ज़रा कि इंस्टेड ऑफ योर फ्रेंड इट्स लाइट विच इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स यू, एंड से फॉर एग्जाम्पल योर स्पीड इज़ ऑल्सो स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम वर्ड ये अल्फ़ाबेट सी यूज़ करते हैं। सो सी स्पीड से वो आ रहा है, सी स्पीड से आप आ रहे हैं, आपका फ्रेंड भी सी स्पीड से आ रहा है, आप भी सी स्पीड से आ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? 2c। न्यूटन जब इसको सॉल्व करेंगे यू वुड से 2c, लेकिन जब आइंस्टीन इसको सॉल्व करते टर्न्स आउट c से ऊपर स्पीड जा ही नहीं सकती, रिलेटिव भी नहीं जा सकती, कुछ नहीं हो सकता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। हो क्या गया था? तो यहाँ पे आते हैं फिर टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन के कंसेप्ट्स एंड ऑल, विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर डिस्कशन। बट आई एम टेलिंग यू कि क्या हो क्या गया, पैराडाइम ही शिफ्ट हो गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह बन गई साइंस। तो इससे बहुत सारे साइंटिफिक ट्रूथ्स में तब्दीली आई। कल तक स्पेस टाइम रिलेटिव था ये और एब्सोल्यूट था, अब रिलेटिव हो गया। स्पीड ऑफ लाइट अब वेरी नहीं कर सकती। स्पेस और टाइम 2 चीज़ें थी, अब यूनिफाइड व्यू है। टाइम एब्सोल्यूट है, लेंथ एब्सोल्यूट है, अब टाइम डायलेट कर सकता है, लेंथ कंट्रैक्ट कर सकती है। एनर्जी और मास 2 अलग अलग चीज़ें हैं थी अब तक, अब वो एक ही हो गई, इज इक्वल टू mc², एनर्जी मास इक्वेलेंस। इससे पहले डिटर्मिनिस्टिक थी हमारी फिजिकल वर्ल्ड, अब हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ गई उसमें। जनरल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट में आई। ठीक, यहाँ तक भी समझ आ गया मसला हमको, लेकिन बात अब भी वही है कि ये साइंटिफिक ट्रुथ्स कैसे दिखाते हैं सब्जेक्टिव नेचर। ये जो हमने डिस्कशन किया, हाउ डज दिस शो साइंटिफिक ट्रुथ्स का नेचर सब्जेक्टिव है। जब हम कहते हैं व्हाट इज द केस, वी डोंट रिप्लाई डिपेंड्स अपॉन द पैराडाइम यू आस्क फ्रॉम। हम ऐसा थोड़ी कहते हैं, या फिर हम कहते हैं लेकिन
वी जस्ट डोंट सी इट, ये मतलब वो अंडरस्टूड है अंडर द डिस्कशन. लेकिन नोटिस करें, वी डू नॉट जज न्यूटन और आइंस्टीन कंपेयर टू ईच अदर. हम इन दोनों को जज करते हैं कंपेयर टू समथिंग एल्स. हम न्यूटन वाले मेथड को गलत मानते हैं, आइंस्टीन वाले को सही मानते हैं. ये वो नहीं हो रहा जो हम अभी तक समझ रहे थे, जिससे सब्जेक्टिव होता है कि स्पीड क्या होगी डिपेंड्स अपॉन क्लासिकल मैकेनिक्स और आइंस्टीन का मैकेनिक्स. नहीं, इट इज़ ओनली आइंस्टीन का मैकेनिक्स जिस पे डिपेंड करता है, वही बताएगा स्पीड क्या होगा. न्यूटन वाले से गलत निकलेगा रिजल्ट. हम ये कह रहे हैं. सो वी आर जजिंग न्यूटन एंड आइंस्टीन बेस्ड ऑन सम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो एक को वेरीफाई करती है दूसरे को डिस्प्रूव करती है. तो फिर से सोशल कैरेक्टर कहाँ पे है? दिस ब्रिंग्स टू अस अ वेरी क्रूशल पॉइंट, or us to depending upon subjective. This is interesting, right? It's getting very interesting. This brings to us to the discussion on subjectivity and objectivity itself. What is an objective truth? A objective truth is something which we consider to be independent of individual perspectives or interpretations. इसको हम यूनिवर्सली ट्रू मानेंगे रिगार्डलेस ऑफ हु इज ऑब्जर्विंग इट. अगर वो हिंदू ऑब्जर्व करे या मुस्लिम ऑब्जर्व करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ऑब्जर्वेशन पे. दैट इज़ एन ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन. चाहे वो चाइनीज़ करे या अमेरिकन करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. चाहे वो 10 साल का करे या 25 साल का करे, ऑब्जर्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा. फॉर इंस्टेंस, नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, ये कोई भी चेक करेगा इसमें 4 बॉल्स हैं, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव हो गया. सब्जेक्टिव क्या होता है? विच इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई पर्सनल फीलिंग्स, ओपिनियंस, इंटरप्रिटेशंस. ये 4 बॉलों का बैग हैवी है कि नहीं, डिपेंड्स अपॉन उठा कौन रहा है. बच्चा उठा रहा है भारी कह रहा है, बड़ा उठा रहा है कह रहा है कि भारी नहीं है, हल्का है. सो preferences of art, music, they are subjective. But the speed of light in vacuum, 300 million meters per second, that is done. वो fixed है. आप मेजर करें, चाइनीज़ मेजर करे, नॉर्थ कोरिया मेजर करे, रशिया करे, सबके लिए वही निकलेगा. पैराडाइम शिफ्ट्स और ऑब्जेक्टिविटी का क्या रिलेशन है तब? पैराडाइम शिफ्ट रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द डोमिनेंट फ्रेमवर्क थ्रू विच वी अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम. हाउएवर, दिस डजंट मीन कि साइंटिफिक ट्रुथ्स एंटायरली अब सब्जेक्टिव बन गए, कि जिस पैराडाइम में होगा उसी हिसाब से आपका ट्रुथ भी बदलेगा. पैराडाइम शिफ्ट साइंस में एक्नॉलेज करता है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, इसी को रिफाइन किया जा सकता है, एक्सपेंड किया जा सकता है, ओवरऑल भी किया जा सकता है, एज वी गैदर न्यू एविडेंस एंड डेवलप बेटर थियरीज. कहने का मतलब, दोनों न्यूटोनियन फिजिक्स और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, इसका रिगरस एम्पिरिकल टेस्टिंग हो सकता है. ऑब्जर्वेशंस आ सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, मेजरमेंट्स हो सकते हैं, दोनों को वेरीफाई करने में या फॉल्सिफाई करने में. और यही कॉर्नर स्टोन है साइंटिफिक मेथड का. एंड दिस सर्व्स टू एस्टैब्लिश व्हाट इज ऑब्जेक्टिवली साइंटिफिक नॉलेज. तब फिर हम फिर से अगर ऐसा है, अगर हम कोई थर्ड मेजरिंग रॉड से मेजर कर रहे हैं दोनों पैराडाइम्स को, देन दैट वंस अगेन प्रूव्स कि ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है. दैट मीन्स ये सोशल कैरेक्टर नहीं रखता है साइंस. बैक टू स्क्वायर वन. येट when we contextualize scientific theories, even if they aim for objectivity, they are developed and interpreted by humans within their specific historical, cultural, and technological contexts. Therefore, they have a social character. So, what do we do now? We are like, कभी हम कह रहे social character है, कभी कहते नहीं है.
Let's look at some examples where we can see influence of prevailing paradigms, social norms, and available technologies on interpretation of observations. Let's see. Medicine में ह्यूमरल थियरी ऑफ डिजीज, ये पहले की पैराडाइम थी. एंशिएंट वर्ल्ड में भी इसी को मानते थे, मिडिवल वर्ल्ड में भी इसी को मानते थे. ये उस वक्त की प्रिवेलिंग पैराडाइम है. अब देखिए इस पैराडाइम का साइंस पे क्या असर रहा था. वी नो इट फॉर सर्टन. एंशिएंट ग्रीस से शुरू हुई ये थियरी. इस थियरी के हिसाब से ह्यूमन बॉडी का जो नेचर है, सेहत या बीमार होना, इट इज़ गवर्न्ड बाय 4 बॉडीली फ्लूइड्स विच दे कॉल्ड ह्यूमर्स. वहीं से आता है ह्यूमरल थियरी. ये 4 फ्लूइड्स हैं: ब्लड, फ्लेम, बाइल एंड येलो बाइल. डिजीज़ क्या है? डिजीज़ है इन चारों फ्लूइड्स में इम्बैलेंस होना. ओके, सिंपल. अब अगर कोई पेशेंट आया, उसका फीवर है, हार्ट बीट इज़ रिजन, स्किन में कोई इश्यूज़ हैं, तो फिजिशियन जो उसको देखेगा ह्यूमरल थियरी के अंडर, वो डायग्नोज करेगा मे बी ब्लड एक्सेस है इसकी बॉडी में, सो ही वुड टेक सम ब्लड आउट ऑफ हिज बॉडी एंड दैट्स हाउ ही वुड ट्रीट हिम, कि बैलेंस को वापस मेंटेन करने के लिए. अब डिफरेंट पैराडाइम आती है. जर्म थियरी ऑफ डिजीज़, ये 19वीं सदी में डेवलप हुई. जब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया, जर्म थियरी डेवलप हुई. इस पैराडाइम में माना गया कि नहीं, ये ऐसा नहीं है कि 4 फ्लूइड्स हैं जिनका बैलेंस ख़राब हो जाता है. ये माना गया कि कुछ ऑर्गेनिजम्स बॉडी के अंदर जाते हैं और पैथोजेनिक कैरेक्टर रखते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो ये काम करते हैं. अब इस पैराडाइम में सेम सिम्टम्स लेकर बंदा आया और उसने अपना बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिखाया और आपने उसको ट्रीट किया थ्रू एंटीबायोटिक्स एंड एंटीवायरल मेडिकेशंस. एस्ट्रोनॉमी का हमने पैराडाइम शिफ्ट देखा. जियोसेंट्रिक मॉडल और वो हेलियोसेंट्रिक मॉडल उसको अलग तरीके से एग्जाम्पल ये करता है, एक्सप्लेन करता है. माइक्रोबायोलॉजी का, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से चेंजेस आए. जैसे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये आते कहाँ से हैं? प्रिवेलिंग पैराडाइम 17वीं सदी से पहले थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन. माइक्रोस्कोप थे नहीं हमारे पास कि ये आउट ऑफ नथिंग आते हैं. अब इनका सोशल कैरेक्टर है, इन बातों का सोशल कैरेक्टर है, क्योंकि क्रिएशनिज्म बिल्कुल सब खुश है, मुसलमान भी, क्रिश्चियन भी, कि अल्लाह ताला ने बनाया सबको. अब जैसे मैगट्स कमिंग आउट ऑफ डिकेइंग मीट, दे वर इंटरप्रेटेड एज स्पॉन्टेनियस जनरेशन. फिर आती है जर्म थ्योरी और पास्चर के एक्सपेरिमेंट 19वीं सदी में. इसमें क्या हुआ, माइक्रोस्कोप्स इन्वेंट हो चुके हैं. लॉइस पास्चर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं. इट बिकेम क्लियर दैट मेनी डिजीजेज वर कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इस पैराडाइम में ऑब्जर्व करके हमको क्या दिखा? द सेम ऑब्जर्वेशन ऑफ मैगट्स ऑन मीट वुड बी अंडरस्टूड एज द रिजल्ट ऑफ एग्स विच वर लेड बाय फ्लाइज, नॉट बाय स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ लाइफ. इन तमाम एग्जाम्पल्स में जो प्रिवेलिंग पैराडाइम थी, जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स थे, जो अवेलेबल टेक्नोलॉजीज थी, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशंस को. ऑब्जर्वेशंस अदरवाइज सेम थी हर मामले में. अगर पैराडाइम शिफ्ट हो जाएगी, ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशंस और आएंगी. लेकिन अब हम यही बात तो हमने पहले भी की थी. अब हम नई बात क्या कर रहे हैं? अब हम ये नई बात कर रहे हैं अंडर द वेव ऑफ प्रीवियस डिस्कशन विच वी ऑलरेडी हैड, कि दीज न्यू interpretations are much more consistent with all evidence, not new evidence, all evidence, and they have refined the natural order. इसमें भी फिर से वो सवाल पूछा जा सकता है कि जो ट्रूथ है वो फिर से डिपेंड नहीं किया पैराडाइम पे. इन ऑल दीज केसेस वी नो फॉर सर्टन के अर्लियर पैराडाइम गलत थी और बाद वाली पैराडाइम सही थी. And that makes science objective once again. Or are we missing something? Scientific truths themselves are objective. इस पूरे डिस्कशन से हमको अब ये पता चल रहा है कि साइंटिफिक ट्रूथ जो स्टेट हुआ वो ऑब्जेक्टिव है. द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी जो ह्यूमंस कंडक्ट करते हैं वो सोशल कंटेक्स्ट में ही होती है. This includes factors like cultural norms, prevailing paradigms, technological capabilities. ये सारा prevailing norm है.
साइंटिफिक प्रोग्रेस इज शेप्ड बाय कलेक्टिव एफर्ट, डिबेट, कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट। ये फिर से सोशल कैरेक्टर है साइंस का। सोशल कैरेक्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है साइंटिस्ट किस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मानेगा, कौन से एक्सपेरिमेंट्स फंड होंगे, कौन सी रिसर्च अटेंशन रिसीव करेगी, एंड दिस कैन लीड टू शिफ्ट इन साइंटिफिक फोकस ओवर टाइम। एडिशनली सोशल वैल्यूज़ और बिलीव्स जो होते हैं वो रिसीव कैसे किया जाएगा साइंस को, उस पर भी इफेक्ट डालेगा। एथिकल कंसिडरेशन, इन तमाम चीज़ों को इफेक्ट डालेगा वो। इस पूरे डिस्कशन को क्या हम तब ऐसे कंक्लूड करें कि इट इज़ नॉट एक्चुअली सेइंग कि साइंस और वैल्यूज़ दोनों सब्जेक्टिव हैं उसी सेंस में जिस सेंस में वैल्यूज सब्जेक्टिव होते हैं, कि साइंस का ट्रूथ जब हम कोई बोले कि द स्पीड ऑफ लाइट इज दिस, इट डिपेंड्स अपॉन विच व्हाट मेथड यू आर यूजिंग फॉर मेजरमेंट। क्या ये भी जैसे वैल्यू के बारे में आप कहते हैं डिपेंड्स अपॉन विच रिलीजन, विच कल्चर यू आर टॉकिंग अबाउट, शराब पीना सही है या गलत है, डिपेंड्स अपॉन विच कल्चर। सिमिलरली क्या साइंस भी ऐसे ही है? नहीं, हम शायद इसको ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हैं तब कि science and values both take the direction we want them to take. Can we say that? And this direction which science and values take is determined by society. सोसाइटी का सोशल कैरेक्टर, सोसाइटी के ड्रीम्स, सोसाइटी के होप्स, सोसाइटी के डिजायर्स, सोसाइटी को क्या ड्राइव करता है, वही बताएगा साइंस कहाँ जाएगी और वैल्यूज कहाँ जाएंगे। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? इज दिस व्हाट इज मेंट व्हेन वी से बोथ साइंस एंड वैल्यूज हैव अ सोशल कैरेक्टर? इसमें कोई डाउट है नहीं कि साइंस जो है, द डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल गोल्स एंड प्रायोरिटीज। फॉर एग्जाम्पल, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होगा मेडिकल एडवांसमेंट में, उस सोसाइटी की गवर्नमेंट ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट करेगी टुवर्ड्स फंडिंग ऑफ रिसर्च इन हेल्थ केयर एंड बायोटेक। वैल्यूज़ में भी ऐसे ही होता है। जिन वैल्यूज़ को सोसाइटी इंपॉर्टेंट मानेगी, सिविल राइट्स मूवमेंट्स, एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, जेंडर मूवमेंट्स, ये तमाम उसी के अराउंड घूमेंगे। और ये इंटरप्रिटेशन दिस अलाइंस विद द आइडिया कि साइंटिफिक प्रोग्रेस और एथिकल वैल्यूज आइसोलेटेड नहीं होते हैं फ्रॉम कल्चरल मिलियू ऑफ द टाइम। दे इवैल्यू इन टैंडम विद सोसाइटल गोल्स, एस्पिरेशंस एंड कल्चरल नॉर्म्स। और ये साइमल्टेनियसली फिलॉसफी ऑफ साइंस के साथ भी जस्टिस करता है कि साइंस वैसे ही सब्जेक्टिव नहीं है जैसे कल्चरल नॉर्म सब्जेक्टिव है। और ये इंटरप्रिटेशन साइमल्टेनियसली एम्फेसाइज करती है कि दोनों साइंस और वैल्यूज दे प्ले क्रूशल रोल इन शेपिंग द ट्रेजेक्टरी एंड डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इटसेल्फ। इस थ्योरी ने दोनों के साथ जस्टिस किया, इस इंटरप्रिटेशन ने, कि साइंटिफिक ट्रुथ्स का ऑब्जेक्टिव नेचर भी नहीं गया, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स और ह्यूमन बिहेवियर भी आ गई बीच में इस इंटरप्रिटेशन ने। इसको कुछ मिसाल से समझते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक प्रोग्रेस। जब स्पेस रेस का एरा चल रहा था मिड 20th सेंचुरी में, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सोसाइटल ड्राइव टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस। क्यों? बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल कंपटीशन बिटवीन यूएसए एंड देन यूएसएसआर। वो जाना चाहते थे, अर्थ के बियॉन्ड दिखाना चाहते थे क्या ज़्यादा वर्क करता है। इसका साइंटिफिक इम्पैक्ट कितना ह्यूज है। ये सोसाइटल इंस्पिरेशन, ये सोसाइटल एस्पिरेशन ने इट लेड टू significant advancements in space technology, aerospace engineering, scientific knowledge about space developed, celestial bodies developed, human space flight greatly expanded all of these things. We could get physical material from moon. Medical research और health care में जो desire for long life, health care, treatment of diseases, इन तमाम चीज़ों ने वैक्सीन्स का डेवलपमेंट, इलनेसेस का डेवलपमेंट, सर्जिकल टेक्निक्स का डेवलपमेंट बनाया। अभी की दुनिया में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, सस्टेनेबिलिटी के जो हमारे वैल्यूज़ है, सो देयर आर ग्रोइंग कंसर्न्स अमंग पीपल अबाउट एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्लाइमेट चेंज, एंड दिस इज लीडिंग टू डेवलपमेंट इन साइंस। ये जो कलेक्टिव एस्पिरेशन है हमारी, इट हैज़ ड्रिवन एक्सटेंसिव साइंटिफिक रिसर्च इनटू क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन, बायोलॉजी। अचानक से हमारे जो
सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी बढ़ गई बिकॉज ऑफ दिस. एथिकल कंसिडरेशन ऑफ एआई इस वक्त का हॉटली डिबेटेड. तो जो इंसानों के एथिकल कंसिडरेशंस होंगे एआई वही डायरेक्शन लेगी. तो ये डिस्कशन से जो अब हमने किया ये अल्टरनेट इंटरप्रिटेशन और उसके एग्जांपल्स लेकर, नाउ देन कैन वी से दैट अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट्स upon which a societal system is based that would determine what kind of science would they do. हमने अब बोला कि इस पूरे डिस्कशन से हमने ये कंक्लूजन निकाला साइंस वो डायरेक्शन लेगी जो हम चाहें. इस मामले में साइंस सब्जेक्टिव है. अब हम क्या चाहते, यह है ना अगला सवाल. व्हाट डू वी वांट. कैन वी देन से कि सोशल सिस्टम के अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट डिटरमिन करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, और हम क्या चाहते हैं वो डिटरमिन करेगा साइंस. देन साइंस इज फाइनली डिटरमिन्ड बाय व्हाट आवर फिलोसॉफिकल कंसिडरेशंस आर. हमारी सोसाइटी के व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंशंस वी मेक डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पीपल वी आर. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एक्सेप्ट द मटीरियलिस्टिक व्यू ऑफ वर्ल्ड, व्हेन वी डिनाई मेटाफिजिकल बीइंग्स, right, then we do the western type of science. Or if we do accept life after death scenario, soul, ruh, khuda, Islamic worldview, then this would have a different bearing on science, different kind of inventions, different kind of science books. Yes. अगर हमारी पहली बात सही है तो ये बात भी सही है. अगर साइंस वो डायरेक्शन लेती है जो हम चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेजर टैबलेट्स डेवलप ही क्यों होंगे, या सर्टन फिजिकल ऑब्जेक्ट्स विच यू सेक्सुअल प्लेजर, व्हाई वुड दे डेवलप. अगर आपके यहाँ ये चीज़ हराम है फॉर एग्जांपल, ये डेवलप ही नहीं होगी, बनाएगा ही नहीं कोई. इन्वेंशन है ना, एक इन्वेंशन है, ये उस सोसाइटी में डेवलप होगी, बनेगी जहाँ पे इट्स ओके टू हैव इट. अब टेक्निक टू एबॉर्शन फॉर एग्जांपल, ये क्यों डेवलप होगी, ये डेवलप होगी जब इसको कर सकते हैं हम, राइट. इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तब बनेगा. कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्यों बनेंगे, जब आप उसको इसकी इजाज़त देंगे. सो द अंडरलाइंग फिलोसॉफिकल एंड मेटाफिजिकल बिलीव्स ऑफ ए सोसाइटी कैन इंडीड हैव ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द डायरेक्शन ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आफ्टर दैट. जो डिफरेंट वर्ल्ड व्यूज है, जो फिलोसॉफिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो डिस्टिंक्ट फ्रेमवर्क्स देते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियलिटी इटसेल्फ, एंड दीज पर्सपेक्टिव्स शेप व्हाट क्वेश्चंस वी आस्क, एंड साइंस ओनली आंसर्स द क्वेश्चंस वी आस्क. These would determine the methods we adopt, the types of knowledge we prioritize. अब अगर ये बात भी सही है जो हमने अभी की, would it then be correct to say that societies need to be well aware of their own culture, their own philosophies, their own worldviews in order to do science that is not inimical to their own being? So then the question we are asking now is, do we not then need to know before doing science what we are, हम कहाँ से आए हैं, क्या हैं, कहाँ जा रहे हैं. What that means is that without a thorough understanding of the first principles of philosophy, without a thorough understanding of our own philosophical views, without a thorough understanding of the aspirations, we could end up taking endeavors which would threaten our own social, cultural and religious character. This is what it would mean. So then we can conclude that it would be very much valuable for a society to have a clear understanding of its cultural, philosophical and its entire worldview, the foundations of that worldview, when they engage in scientific inquiry and technological development. If they don't do it, lot is at stake then. So here are some of the things which are quite crucial.
that if we do science without understanding these underlying principles, we'd be threatening our own identity. किसी भी सोसाइटी की जो कल्चरल और फिलोसॉफिकल हेरिटेज होती है ना, वही इसकी सोर्स ऑफ आइडेंटिटी होती है, वो इसकी सोर्स ऑफ वैल्यूज होती है. What does it mean to say a Chinese or an Indian or a Persian or a American? कश्मीरी क्या होता है? What's a कश्मीरी? देखिए, कश्मीरी को अगर हम साइंटिफिक टर्म्स में डिटरमिन करने की कोशिश करें तो उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो सेम है एज से मद्रासी और से बंगाली और बलूची और ईरानी और अरबी. ये तमाम चीज़ें एक जैसा ही होगा सबका जेनेटिक मेकअप. देन आर दीज वर्ड्स नथिंग? डू दीज वर्ड्स मीन नथिंग? ऑफ कोर्स दे डोंट. We understand when we say a Kashmiri, we understand something. So without going into the details of that, let's sum up कि ये आइडेंटिटी उनके सोशल वैल्यूज़ और उनके कल्चरल और फिलोसॉफिकल हेरिटेज से बनती है. और अंडरस्टैंडिंग दीज फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स कैन हेल्प गाइड आवर साइंटिफिक एंडेवर्स, जो अलाइन करते हैं विद व्हाट प्रिजर्व्स आवर कैरेक्टर एंड देयरफॉर आवर आइडेंटिटी. सिमिलरली कल्चरल और फिलोसॉफिकल बिलीफ ही प्रोवाइड करते हैं एथिकल और मॉरल फ्रेमवर्क जिसमें साइंटिफिक रिसर्च हो सकती है. अब देयर इज लॉट ऑफ साइंटिफिक स्टडी दैट कैन बी डन ऑन थिंग्स जो हम बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करेंगे, टोटली एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि दिस शुड. एक्सपेरिमेंटिंग ऑन किड्स फॉर एग्जांपल, एक्सपेरिमेंटिंग ऑन फीटस. हम फीटस को अंडरस्टैंड करने के लिए क्यों ना लैब क्लोनिंग करें और फिर भी डिस्कार्ड दोज फीटस. किया जा सकता है ऐसा, साइंटिफिक मेथड अलाउ करेगा इस चीज़ को, लेकिन ये हमें कंसिडर करना है ना कि इससे होता क्या है, ये करना भी है हमें कि नहीं. सो बीइंग अवेयर ऑफ दीज प्रिंसिपल्स कैन हेल्प इंश्योर कि रिसर्च और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दे आर कंसिस्टेंट विद सोसाइटल वैल्यूज़. कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी तो नहीं डेवलप कर रहे जो हमारी ही वैल्यूज़ को थ्रेटन कर देती है. वी हैव टू लुक एट दैट. इट हेल्प्स अस अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स विद कोर बिलीव्स. When we have a deep understanding of cultural and philosophical first principles, this can help a society avoiding pursuing scientific and technological paths that may conflict with their core beliefs, values and religious tenets. ये research priorities को set करता है. सोसाइटी के कल्चरल फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस इन्फ्लुएंस करते हैं. अब देखिए, these इंडिया रीच्ड चंद्रयान, ये मून थ्रू चंद्रयान, नासा पहुंच गया कहीं और. मुस्लिम वर्ल्ड में, काफ़ी मुस्लिम वर्ल्ड में क्राई उठी ना इस चीज़ की कि हम कहाँ पहुँचे, कहीं भी नहीं. अब ये साइंटिफिक प्रायोरिटी कहाँ से आ गई, ये भी तो देखना है. अगर मून पे जाने से, अगर हाइपोथेटिकल केस में, जैसे हिंदुस्तान ने नेवीज बहुत स्ट्रांग नहीं डेवलप किया है हिस्टोरिकली, इवन दो दे वर अ वेरी स्ट्रांग सिविलाइजेशन, नेवीज नहीं की स्ट्रांग डेवलप. वन ऑफ द रीजंस, अंडरलाइंग फिलोसॉफी. What? You lose your caste if you travel through sea. Religious उसमें आ गया. मान लीजिए मून पे जाने से you lose your religion. अब आप मुस्लिम नहीं रहे अगर आप मून पे गए. 2 मिनट के लिए मिसाल है बस. क्या मुसलमान ट्राई भी करेंगे मून पे जाने के लिए? नहीं करेंगे. अब ये तो क्लियर कट ब्लंट एग्जाम्पल है. What if there is a subtle something in something we do, जिसके अंदर कुछ सटल ऐसा हो जो इनमिकल है टुवर्ड्स आवर एग्जिस्टेंस. वो हमारी एग्जिस्टेंस को इमीडिएटली तो इम्पैक्ट डालेगा नहीं. जैसे अगर मून पे जाने से यू बिकम अ नॉन मुस्लिम, तब द मोमेंट यू एंटर मून यू आर अ नॉन मुस्लिम. लेकिन कोई चीज़ ऐसी है जो इतनी सटल है जो दिखे ना उसका रिजल्ट, लेकिन आफ्टर 100 जनरेशन रिजल्ट दिखे, फिर क्या करोगे उसका. इसीलिए बहुत ज़्यादा थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बहुत मोहतात होना चाहिए इंसान को. एटलीस्ट फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव तो बहुत मोहतात होना चाहिए. और इसके एग्जाम्पल हमको हिस्ट्री में मिलते हैं. प्रिंटिंग प्रेस बहुत धीरे धीरे अलाउ किया मुस्लिम स्कॉलर्स ने प्रिंटिंग प्रेस का यूज़. लाउड स्पीकर्स पर अजान बहुत धीरे अलाउ किया उसका यूज़. नाउ दिस बैलेंसेस इनोवेशन एंड ट्रेडिशन एज वेल. इट फॉस्टर्स रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन, इट फैसिलिटेट्स इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग एंड इट मेक्स पीपल इंडिपेंडेंट, फ्री. फ्रीडम इज खुद मुख्तारी, sovereignty, choosing your future the way you want it to be.
एंड उसके लिए यू नीड टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑफ अबाउट योर फ्यूचर so that it is not determined by other forces. Now if you do such technology which determines your future after you did it, then what you did was आपने अपने freedom को खुद sell कर दिया. From this discussion what we realize is, and we'll conclude with this, कि science and values do have a social character but not in the same way. साइंस ऑब्जेक्टिव ट्रुथ्स को ही फॉलो करता है, लेकिन वो करेगा किन ट्रुथ्स को फॉलो वो सोसाइटी डिटरमिन करेगी. और इस वजह से भी सोशल साइंसेस का इल्म बेहद ज़रूरी है. सबसे ज़्यादा ज़रूरी तब सोशल साइंसेस का इल्म हो जाता है फॉर इवन आवर साइंटिस्ट. सो विल कंक्लूड ऑन दैट नोट. इफ एनीवन हैज़ एनीथिंग टू ऐड प्लीज डू दैट नाउ.